फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो हम अपना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट देख रहे थे फ्रेंड, जो 1999 का है। नॉन एग्जॉस्टिव है, स्टेट लिस्ट में एनुमरेट होता है। टोटल इसके 60 सेक्शंस है फ्रेंड। हम अपना पहला चैप्टर देख चुके हैं जो डील करता है सेक्शन 1 to 7। हमारा नेक्स्ट चैप्टर था रेट फिक्सेशन का, जो कोड करके देखता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ द बोथ पार्टीज, चाहे कोई भी करो एप्लीकेशन। और उसमें जो सेक्शंस थे वो सेक्शन 8 थे। सेक्शन 8 से 14 तक का जो सेक्शन जो है चैप्टर सेकंड में डील करता है फ्रेंड। अब हम अपने थर्ड चैप्टर पे हैं, रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर, जो डील करता है सेक्शन 15 में। इसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है फ्रेंड, जो 15 सेक्शन है। चलिए आज हम वो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड शेयर टू माई चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक। सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बताता है फ्रेंड? नो इजेक्टमेंट ऑर्डिनरीली टू ही मेड इफ टेनेंट पे। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो उसको निकाला नहीं जा सकता, और इज़ रेडी ऑन विलिंग टू पे, या फिर वो रेडी और विलिंग है पे करने के लिए, तब भी उसको नहीं निकाला जाता। क्या? स्टैंडर्ड रेट जो होगा मिनिमम वो, और जो परमिटेड इंक्रीजेस होगा। इट मीन्स क्या देखा था हमने? टैक्स में कोई बढ़ोतरी होती है या फिर कोई इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जो हमारे सेक्शन 11 और 12 में देखा था हमने। वो दो चीज़ों को क्या बोलते हैं? परमिटेड इंक्रीजेस। सेक्शन 11 और 12 में देखा था हमने। तो इसमें जो रेट बढ़ा के लेते हैं वो भी अगर देने को तैयार है तो उसको निकाला नहीं जाएगा। किसको? टेनेंट को। ये बोलता है हमारा सेक्शन 15। इसमें क्या आता है फ्रेंड? वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है इस एक्ट का जिसमें ये बताया जाता है कि एक बार टेनेंसी मिल गई उसको, तो वो जब तक भी दे रहा है रेंट, और जब तक भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसका बढ़ोतरी रेंट भी दे रहा है, तब तक उसको खाली करने नहीं लगा सकता लैंडलॉर्ड। तो वो क्या हो गया? एक बार टेनेंट बन गया मतलब ऑलवेज टेनेंट बन गया, ऐसा होता है। तो इसका सब क्लॉज 1 है फ्रेंड, अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिकवर। उसका खुद का मकान है लेकिन लैंडलॉर्ड क्या कर सकता? रिकवर नहीं कर सकता। क्या? पोजेशन ऑफ एनी प्रीमाइसेस सो लॉन्ग एज द टेनेंट पेज। कब तक? सो लॉन्ग, जब तक टेनेंट पे कर रहा है तब तक खाली नहीं करवा सकता लैंडलॉर्ड। और इज रेडी एंड विलिंग टू पे the amount of the standard rent and permitted increases if any, and observe and perform the other conditions of the tenancy in so far as they are consistent with the provision of this act। या कोई और कंडीशन हो गया वो भी वो फुलफिल करने को तैयार है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय लैंडलॉर्ड अगेंस्ट टेनेंट। क्या नहीं कर सकता? नो सूट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन इंस्टीट्यूट कौन नहीं कर सकता? लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता। अगेंस्ट किसके? टेनेंट के। ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं दे रहा है टेनेंट, उस ग्राउंड के ऊपर क्या कर नहीं सकता है? लैंडलॉर्ड सूट नहीं लगा सकता। कब तक? ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीजेस ड्यू अंटिल, वो ड्यू नहीं होता तब तक। अंटिल कब तक? अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 90 डे नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग। तो क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें 90 डे की जो है नोटिस देना पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, टेनेंट को। और उसके बाद भी अगर वो रेंट पे नहीं करता है देन लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? सूट जो है लगा सकता है। लैंडलॉर्ड 90 डे की नोटिस देगा किसको? टेनेंट को। और उसके बाद भी टेनेंट पे नहीं करता है देन लैंडलॉर्ड सूट कर सकते हैं, सूट के लिए लायबल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, of the demand of the standard rent or permitted increases has been served upon the tenant in the manner provided in section 106 of transfer of property। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जैसे बता रखा है ना फ्रेंड 106 सेक्शन, तो उसी तरह से जो है ये प्रोवाइड मैनर, उस मैनर से ये सेक्शन चलता है। मैनर प्रोवाइडेड अंडर 106। और 106 ऑफ टोपा क्या बोलता है फ्रेंड? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 106 डील करता है लीज से। चैप्टर 5 में आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के, एंड वो बताता है कि ड्यूरेशन जो है किस तरह से होना चाहिए। चलिए हम वो सेक्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए हमारा कॉन्सेप्ट। सो ये है हमारा सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ड्यूरिंग ऑफ सर्टन लीज इन एब्सेंस ऑफ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूजेस। जब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लिख के रखा हुआ नहीं होगा तो किस तरह से कितने कितने दिन के ऊपर वो लीज का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कोई है ही नहीं, तो रिटर्न का अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है ही नहीं, तो कितने के हिसाब से ड्यूरेशन किस तरह से चलना चाहिए उसका, तो वो ड्यूरेशन बताता है सेक्शन 106। तो ड्यूरेशन इसमें सिंपली क्या दे रखा है फ्रेंड? एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोकल लॉ यूजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूरिंग ऑफ लीज,
इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग होगा पर्पस शैल बी डीम टू बी लीज फॉर ईयर टू ईयर। तो इसमें क्या होती है फ्रेंड, लीज ईयर टू ईयर होती है। ओके चलिए, इसमें लीज कैसी होती है फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए होगी या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होगी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज होगी अगर वो, तो क्या होती है फ्रेंड, ईयर टू ईयर एक्सटेंड होती रहती है। एंड इफ अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पस शैल बी डीम टू बी लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, और इसके अलावा जो होगी ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी बाय 6 मंथ नोटिस। तो इसमें कैसा करना पड़ेगा, 6 महीने की नोटिस देना पड़ेगा इसमें भी। एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्पस, और किसी भी अदर पर्पस की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसकी लीज क्या होगी, मंथ बाय मंथ। इसका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ईयर टू ईयर होगा या मंथ टू मंथ होगा। तो सबको एग्रीकल्चर याद होता है, मैन्युफैक्चरिंग भूल जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बोथ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो कैसा होगा, ईयर टू ईयर लीज होगी। एंड एनी अदर होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही दूसरे होते हैं, दोनों प्रकार को छोड़ के जो एनी अदर हो गया उसके लिए मंथ टू मंथ की नोटिस होगी। और ये 6 मंथ की नोटिस जो है देना पड़ेगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा, बाय 6 मंथ नोटिस, कि लेसर होगा या लेसी होगा, दोनों में से कोई भी, बाय इधर पार्टी। एंड इसमें दिया है फ्रेंड, नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स द पीरियड मेंशन इन सबसेक्शन, सेकंड फ्रेंड ये हम देखते हैं हमारा, ओके, सबसेक्शन 1 शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। ये भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, कमेंस कहाँ से होगा उसका टाइम, अब तक तो वो पूछ लिया, लेकिन टाइमिंग कमेंस कहाँ से होगा उसका, सेक्शन सी में जो बताया वो ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ कहाँ से शुरू होगा, रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जो 6 महीने की नोटिस बताई है वो रिसिप्ट की जो नोटिस की जो रिसिप्ट रहेगी वहाँ से वो 6 पीरियड जो है ईयर टू ईयर काउंट किया जाएगा। और नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड merely because the period mentioned therein falls short of the period specified under that subsection where a suit or proceeding filed after the expiry of period mentioned in subsection। ऊपर जो बताया है रिसिप्ट ऑफ नोटिस का जो टाइम दिया है उससे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है तो उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इतना ही बोलता है फ्रेंड ये। देन है एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग होना चाहिए, साइन बाय किसके होना चाहिए, ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन गिविंग इट सॉरी, जो दे रहा है पर्सन उसकी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए उस पर, रिटर्न में होना चाहिए। एंड इधर बी सेंड बाय पोस्ट टू द पार्टी हु इज़ इंटेंडेड टू बी बाउंड बाय इट, और बी टेंडर्ड और डिलीवर पर्सनली टू सच पार्टी, डिलीवर पर्सनली भी कर सकते हैं या बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है वो नोटिस को, और टू सच पार्टी और टू वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर और सर्वेंट एट हिज रेसिडेंट। इसमें फैमिली मेम्बर और सर्वेंट किसी को भी पर्सनली डिलीवर किया जा सकता है। हमने देखा था फ्रेंड हमारे सीआरपीसी में सिर्फ फैमिली मेम्बर को ही नोटिस सर्व होती है, सर्वेंट इज़ नॉट अ मेम्बर ऑफ हिज फैमिली, ये बताया गया था। लेकिन हम जब अभी देख रहे हैं टोपा में क्या दिया हुआ है कि फैमिली मेम्बर को भी या सर्वेंट को बोथ में से किसी को भी वो डिलीवर किया जा सकती है नोटिस। और इफ सच टेंडर और डिलीवरी इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल अफिक्स टू द कॉन्सिक्वेंशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो हमने देखा था हमारे कौन सा था वो प्रोक्लेमेशन जो हमने देखा था सीआरपीसी में फ्रेंड, उसके अंदर क्या था, अगर वो समझ दिया वारंट दिया वो बंदा फिर भी हाजिर नहीं होता है तो प्रोक्लेमेशन निकालो एंड देन क्या करो, किसी भी ऐसी जगह पर उसके घर के सामने चिपका दो डोर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि उसको दिखाई दे, तो वैसे क्या करो इसमें भी अफिक्स कर दो किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे उसके प्रॉपर्टी के। ये है हमारा सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फ्रेंड। चलिए अब हम चलते हैं हमारे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट पे अगेन। तो ये माइनर था, इसमें क्या सिर्फ ईयर टू ईयर होगा एंड मंथ टू मंथ है, नहीं अदर के लिए मंथ टू मंथ, इतना याद रखिए फ्रेंड, मंथ टू मंथ अदर के लिए, और ये एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और 6 मंथ का नोटिस होता है, इसमें कंपलसरी रिटर्न में होना चाहिए। चलिए हमारे साथ क्लॉज 3 बोलता है नो डिक्री ऑफ इविक्शन शैल बी पास बाय द कोर्ट इन एनी सूट फॉर रिकवरी, पास नहीं करेगा कोर्ट, क्या नहीं करेगा, नो डिक्री ऑफ इविक्शन पास करेगा इन एनी सूट ऑफ रिकवरी ऑफ द पोजेशन, सूट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एरियर्स ऑफ स्टैंडर्ड रेंट permitted increases if within a period of 90 days from the date of service of summons of the suit the tenant pays
or tender in code standard rent permitted increases, then due together with simple interest on the amount of arrears at 15% per annum and thereafter continue to pay or tender in the court regularly such standard rent and permitted increases till the suit is finally decided and also pay cost of the suit directed by the court. So इसमें इन शॉर्ट क्या है फ्रेंड कि पहले क्या करना है, लैंडलॉर्ड को एक नोटिस देना है. कहाँ लेंगे हम लोग, ओके यहाँ लेते हैं. लैंडलॉर्ड को क्या करना है फ्रेंड, हम ऐसे शॉर्ट में लेते हैं लैंडलॉर्ड को क्या करना है, अगर डिफ़ॉल्ट करता है, कौन करता है डिफ़ॉल्ट, पेमेंट देने में टेनेंट क्या है डिफ़ॉल्ट करता है, टेनेंट पेमेंट करने में. ओके टेनेंट जो है हमारा वो डिफ़ॉल्ट करता है पे करने में रेंट. तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा फ्रेंड, पहले शुरू नोटिस देगा किसको, टेनेंट को, कितने दिन का, 90 डेज़ का. देन उसके बाद क्या करेगा, 90 डेज़ का नोटिस हो गया, फिर भी टेनेंट क्या किया, टेनेंट फेल्स टू पे, लेकिन टेनेंट फिर भी फेल है, उसने पे नहीं किया उसका रेंट. देन सूट लगाएगा लैंडलॉर्ड, कहाँ पर, कोर्ट में. अब वो सूट फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, 90 डे की जो सर्विस ऑफ समन्स है, ये सर्विस ऑफ समन्स से क्या करेगा, 90 डे तक यहाँ से काउंट होगा, ये डे सर्विस हो गई, समन्स उस पर जो भी टेनेंट है उसके ऊपर, वहाँ से 90 डे तक कोर्ट वेट करेगा. अगर 90 डे के अंदर टेनेंट आ जाता है, रेंट पे करता है, तो उसको रिस्टोर उसका पोजीशन जैसा कि वैसा मिल जाएगा. अगर टेनेंट फेल होता है तब जाके क्या होगा, ये सूट और प्रोसीडिंग जो है वो चलेगी. और टेनेंट को अगर हाँ बोलता है आके, तो क्या क्या पे करना पड़ेगा, उसको 15% इंटरेस्ट के साथ कोर्ट में जो है रेंट भी पे करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा 50%. एंड जो भी कॉस्ट लगाता है कोर्ट पे करने के लिए बोलता है, वो कॉस्ट भी जो है उसको पे करना पड़ेगा, रेंट, कॉस्ट और इंटरेस्ट. ये तीन जो है टेनेंट को अगर हाँ बोलता है वो आके, तो उसको पे करना पड़ेगा. इन शॉर्ट कितना है ना फ्रेंड, पहले 90 डे लैंडलॉर्ड को नोटिस के बाद वेट करो, बाद में सूट फाइल करने के बाद भी 90 डेज़ को वेट करो, उसके बाद अगर वो नहीं करता है देन वो प्रोसीडिंग चालू होगी. लेकिन इतने टाइम के अंदर तो वो आ जाता है आराम से, काफ़ी टाइम मिल जाता है उसको, इतना तो ऐसा होता है इन जनरली फ्रेंड्स. ओके ये समझ में आ गया आपको शॉर्ट में. चलिए नेक्स्ट है हमारा सब क्लॉज 4, पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ एनी सूट द कोर्ट में आउट ऑफ एनी अमाउंट पेड और टेंडर बाय द टेनेंट पे टू द लैंडलॉर्ड सच अमाउंट. किसको देता है, लैंडलॉर्ड को पे कर देता है. अगर कोर्ट में वो टेंडर कर रहा है, टेंडर किसको बोलेंगे फ्रेंड, कोर्ट में जो जमा कर रहा है उसको टेंडर बोलेंगे. एंड पे मतलब जो लैंडलॉर्ड को पे करेगा वो डायरेक्टली उसको पे बोला जाएगा. और कोर्ट में जो सबमिट कर रहा है अमाउंट वो उसको टेंडर बोला जाता है. पे द लैंडलॉर्ड सच अमाउंट टूवर्ड द पेमेंट ऑफ रेंट और परमिटेड इंक्रीजेस ड्यू टू हिम एज द कोर्ट थिंक फिट. जो कोर्ट ने लगा है, जो ड्यू हुआ है, कोर्ट को जो फिट लगता है वो अमाउंट जो है वो लैंडलॉर्ड को कोर्ट क्या करेगा, जमा करने के बाद दे देगा उसको. पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ एनी सूट, अगर पेंडिंग है तो इन बिटवीन भी कोर्ट क्या कर सकता है, उसको अमाउंट वो पे कर देगा. तो ऐसा होता है हमारा सेक्शन 15 फ्रेंड, जो खाली करना घर मतलब नामुमकिन सी बात हो जाती है टेनेंट को. इतने सब प्रोसीजर के बाद अगर टेनेंट भी फिर भी डिफ़ॉल्ट करता है, देन कहीं जाके लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, उसका पोजीशन वापस लेने का सूट चला सकता है. उसके बाद भी वो डिले करता है, टेनेंट आके और डिले कंडोन करके उसकी भी माफ़ी मांगता है कि किस तरह से उसके हाथ से देरी हो गई या फिर क्या प्रॉब्लम था, ऐसा भी कुछ बताता है. तो उसके अलग सर्कमस्टेंसेस है फ्रेंड, तब फिर से कोर्ट उसको रिकन्सिडर भी कर सकता है. वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है फ्रेंड इसमें. ओके आज के लिए हम यही रुकते हैं फ्रेंड्स कि तो हमारा चैप्टर 3 था जिसमें सिर्फ सेक्शन 15 ही डील करता था. आज हमने इतना देख लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने हमारा जो चैप्टर 4 है वो देखेंगे फ्रेंड. चैप्टर 3 डील किया, अब हमारा चैप्टर 4 है ना, हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में डील करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. बाय बाय.